संबंधी हैं, क्योंकि किसी को प्रदान की जाने वाली जलवायु शमन किसी भी तरह के शमन के स्तर को कम नहीं करती है। वे गैर बहिष्कृत कार्य हैं, क्योंकि उसके पास वैश्विक परिणाम होंगे जिनसे कोई भी बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। कार्बन छूट में निवेश करने के लिए देश का प्रोत्साहन कम हो गया है, क्योंकि यह अन्य देशों के प्रयासों से मुक्त सवारी कर सकता है। एक शताब्दी पहले स्वीडिश अर्थशास्त्री नट विक्सेल ने पहली बार चर्चा की कि सार्वजनिक सामान बाजार द्वारा कैसे प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि लोग अच्छे के लिए अपनी प्राथमिकताओं को छुपा सकते हैं, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं से प्राप्त ठोस लाभ है। उदाहरण के लिए, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर एक प्रजाति के नुकसान के प्रभाव के बावजूद कुछ लोग प्रजातियों के विविध समूह के अस्तित्व को महत्व दे सकते हैं। इन प्रजातियों के अस्तित्व में एक विकल्प मूल्य हो सकता है, क्योंकि कुछ मानव उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने की संभावना हो सकती है। उदाहरण के लिए, दवाओं के लिए कुछ पौधों का शोध किया जा सकता है। व्यक्ति अपने बच्चों को एक प्राचीन वातावरण छोड़ने की क्षमता का महत्व दे सकते हैं। पर्यावरण अर्थशास्त्र के उपकरण। क्योटो प्रोटोकॉल का उदाहरण। क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की भूमिका का एक विशिष्ट उदाहरण है। यह पर्यावरणीय बाधाओं के साथ आर्थिक विकास को सुलझाने का विषय है। प्रोटोकॉल के मसौदे में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक समूह शामिल था: मौसम विज्ञानी, उद्योगपति, वकील और शिक्षाविद। वैज्ञानिक डेटा से और आर्थिक डेटा किसी दिए गए कानूनी ढांचे के भीतर पर्यावरण अर्थशास्त्र एक इष्टतम स्थिति को परिभाषित करने की मांग करता है। इस प्रकार परिभाषित प्रदूषण इष्टतम परिभाषा के अनुसार दो अन्य स्थितियों से हटा दिया जाएगा: हार्ड पारिस्थितिक या गहरी पारिस्थितिकी शाब्दिक अनुवाद के अनुसार पक्षियों का जो कार्बन उत्सर्जन को रद्द करने का लक्ष्य रहेगा, और समर्थकों के बाजार पारिस्थितिकी जो सोचती है कि सार्वजनिक कार्य बेकार हैं क्योंकि वातावरण स्वाभाविक रूप से कीमतों में शामिल किया जाएगा। पर्यावरण अर्थशास्त्र की स्थिति प्रकृति द्वारा एक समझौता है। इस प्रकार 1990 के स्तर से 25.2% के स्तर पर लौटने का लक्ष्य विभिन्न देशों में अलग होगा। ब्राज़ील जैसे कुछ विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य नहीं है। अधिकांश विकसित देशों ने उन्हें कम किया है। फ्रांस का मामला विशेष है, क्योंकि यूरोपीय संघ के सामान्य उद्देश्य के साझाकरण के ढांचे में इसके उद्देश्य से वार्तालाप 2012 के अपने स्तर की तुलना में 2012 में अपने उत्सर्जन का स्थिरीकरण किया है। राज्य मानक या कर स्थापित करके विनियमन करके प्रदूषण पर हस्तक्षेप कर सकता है। कंपनी की सफाई लागत ज्ञात होने पर दोनों को एक ही प्रदूषण परिणाम प्राप्त करना होगा। कर के मामले में प्रदूषक एक कर चुकाता है जिसका उद्देश्य प्रदूषक द्वारा किए गए नुकसान की क्षतिपूर्ति करना होता है। जाहिर है, कर का मानना है कि प्रदूषक सिद्धांत का भुगतान करता है। ध्यान दें कि फ्रांस में एक विशेष उद्देश्य के लिए कर को असाइन नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण कर राज्य 4 के पूरे बजट को वित्त पोषित करने में योगदान देता है। दूसरा उपकरण बोनस है, या तो उत्पादन उपक्रम के आधुनिकीकरण या गैर प्रदूषक बोनस के लिए प्रीमियम। पहले मामले में प्रदूषित को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिससे प्रदूषक को अपनी स्थापना में सुधार करने में मदद मिलती है और इस प्रकार कम प्रदूषण होता है। दूसरे मामले में हम उन कंपनियों को बधाई देते हैं जो उन्हें प्रीमियम का भुगतान करके प्रदूषित नहीं करते हैं या दूसरों से कम नहीं करते हैं। जब बोनस तंत्र कर के साथ मिलकर होता है तो प्रदूषक सिद्धांत का भुगतान करता है और आमतौर पर सम्मानित किया जाता है। जो लोग बोनस के रूप में भुगतान किए गए कर का भुगतान करते हैं, जो जनता को आधुनिकीकरण का मार्गदर्शन करने की अनुमति देगा। दूसरी तरफ यदि यह करदाता है जो भुगतान करता है तो प्रदूषक सिद्धांत का भुगतान करता है, बिल्कुल सम्मान नहीं किया जाता है, हालांकि यह डिवाइस है जो अक्सर हो पाता है। इस प्रकार का अंतिम समाधान
प्रदूषण के अधिकारों के बाजार की स्थापना है। औद्योगिकरण की शुरुआत के बाद से यह समाधान पूर्व निर्धारित किया गया है। साधनों की एक दूसरी प्रमुख श्रेणी विनियामक मार्ग है, जिसे विधायक द्वारा प्राकृतिक संसाधनों और कुछ प्रदूषणों के अवक्रमण को सीमित या प्रतिबंधित करने के लिए कानूनों और मानदंडों का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। कानूनों का प्रचार करना आसान प्रतीत हो सकता है, लेकिन कुछ नुकसान मौजूद हैं। अच्छे कानून को परिभाषित करने और उनके वास्तविक आवेदन की निगरानी करने के लिए राज्यों को पर्याप्त वेधशालाएं और निगरानी उपकरणों की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक नीति के लिए प्रासंगिक संकेतकों के उत्पादन में संदर्भ डेटा और डेटा प्रासंगिक पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। पर्यावरण अर्थशास्त्र का अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध। पर्यावरण अर्थशास्त्र पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन मतभेद है। अधिकांश पर्यावरण अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। वे पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए अर्थशास्त्र के औजारों को लागू करते हैं, जिनमें से कई तथाकथित बाजार विफलताओं से संबंधित हैं। परिस्थितियों में जहां अर्थशास्त्र का अदृश्य हाथ अविश्वसनीय है, अधिकांश पारिस्थितिकी अर्थशास्त्रियों को पारिस्थितिकीविदों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन उन्होंने मनुष्यों के प्रभाव और पारिस्थितिकीय प्रणालियों और सेवाओं पर उनकी आर्थिक गतिविधि पर विचार करने के लिए अपने काम के दायरे का विस्तार किया है। और इसके विपरीत वे इसे आधार के रूप में लेता है कि अर्थशास्त्र पारिस्थितिकी का सख्त उपक्षेत्र है। पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र को कभी कभी पर्यावरणीय समस्याओं के लिए अधिक बहुलवादी दृष्टिकोण लेने के रूप में वर्णित किया जाता है और दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और पैमाने के मुद्दों पर अधिक स्पष्ट रूप से केंद्रित होता है। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र एक बाढ़ संसाधन अर्थशास्त्र से अलग है। उपक्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन अर्थशास्त्र तब शुरू हुआ जब शोधकर्ताओं की मुख्य चिंता प्राकृतिक संसाधनों के शेयरों का इष्टतम वाणिज्यिक शोषण था। लेकिन संसाधन प्रबंधकों और नीति निर्माताओं ने अंततः प्राकृतिक संसाधनों के व्यापक महत्व पर ध्यान देना शुरू किया। अब पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन अर्थशास्त्र को अलग अलग क्षेत्रों के रूप में अलग करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों स्थिरता से जुड़े हुए हैं। अधिकतर कंट्रापत्ति अर्थशास्त्री एक वैकल्पिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर काम करने के लिए अलग हो गए हैं। पर्यावरण अर्थशास्त्र प्राकृतिक पूंजीवाद और पर्यावरण वित्त के सिद्धांतों पर एक बड़ा प्रभाव था, जिसे उत्पादन में संसाधन संरक्षण से संबंधित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की दो उपशाखाएं और मानवों के लिए जैव विविधता का मूल्य कहा जा सकता है। प्राकृतिक पूंजीवाद का सिद्धांत परंपरागत पर्यावरणीय अर्थशास्त्र से आगे बढ़ता है, जहां एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जा सकती है जहां प्राकृतिक सेवाओं को भौतिक पूंजी के समान माना जाता है। पर्यावरण अर्थशास्त्र के एक उभरते उपक्षेत्र विकास अर्थशास्त्र के साथ अपने चौराहे का अध्ययन करते हैं। माइकल ग्रीनस्टोन और बी कैल्सी जैक ने अपने पेपर एनविरोडोनॉमिक्स ए रिसर्च एजेंडा फॉर ए यंग फील्ड में उपक्षेत्र मुख्य रूप से विकासशील देशों में पर्यावरण अविश्वसनीयता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अध्ययन करने में दिलचस्पी है। देश के सकल घरेलू उत्पाद और इसके पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच इस संबंध को बेहतर तरीके से समझने की रणनीति में बाजार की असफलता, बाह्यताएं और भुगतान की इच्छा सहित पर्यावरण अर्थशास्त्र की केंद्रीय अवधारणाओं में से विकास करना शामिल है। विकासशील देशों के सामने आने वाली विशेष स्थिति से जटिल हो सकता है। कई अन्य लोगों के बीच राजनीतिक मुद्दे, बुनियादी ढेर की कमी या अपर्याप्त वित्त पोषण उपकरण के रूप में। इस तरह पर्यावरणीय अर्थशास्त्र वर्तमान समय में अर्थशास्त्र के एक उपभाग के रूप में देखा जाता है, जिसका मुख्य संबंध पर्यावरणीय संसाधनों का
या पर्यावरण संसाधनों का इष्टतम उपयोग से लगाया जाता है।